तो कल हम लोग ने आरसीएम के बारे में शुरुआत की थी। आप नहीं आए थे संदीप? तो वीडियो देखा था आपने? देख लिया करिए, देख लिया करिए ताकि, हाँ यूट्यूब पे डेली डाल रहे हैं ना। अभी जो पढ़ाएंगे तुरंत अपलोड कर देंगे, आधे घंटे के अंदर तुरंत पढ़ा हुआ वीडियो डे बाई डे देखते जाया करिए। आप ही लोगों के लिए तो डाल रहे हैं उसमें, ताकि कभी नहीं आ पाए तो क्लास मिस ना हो आप लोगों की, ठीक है। तो आज हम आ रहा था फुल पूरा, ठीक। हाँ, आज हम पढ़ेंगे आरसीएम के बारे में। पहले आरसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, ठीक। इसके बारे में समझेंगे ये आरसीएम होता क्या है। जीएसटी में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, वही सब कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको तब तक आगे फाइलिंग नहीं समझ में आने वाली है, ठीक है। तो आरसीएम के बारे में समझेंगे, आरसीएम है क्या। थोड़ा सा हम लोगों ने कल इसके बारे में स्टार्टिंग तो कर दी थी, बट आज हम लोग ध्यान समझेंगे। तो जीएसटी में जो टैक्स सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है, आप लोगों को पता है कि सप्लायर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है, यानी कि सप्लायर जो भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई दे रहा है उसके ऊपर वो टैक्स लगाता है। और वो जो सप्लायर ने जो टैक्स लगाया, जीएसटी अमाउंट लगाया, वो सप्लायर के लिए कहलाता है आउटपुट जीएसटी, और बायर के लिए वही टैक्स अमाउंट इनपुट जीएसटी कहलाता है। और फिर सप्लायर क्या करता है, आउटपुट इनपुट का डिफरेंस निकाल के वो टैक्स पे करता है। यानी कि सप्लायर को जिम्मेदारी दी गई है कि आप टैक्स कलेक्ट करिए, फिर हमें पोर्टल पे जमा करिए। बट अगर क्या हो कि अगर कोई सप्लायर, ठीक, अनरजिस्टर्ड है, मान लीजिए अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, बट बायर आपका रजिस्टर्ड है, बायर आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। सप्लायर जो है अनरजिस्टर्ड है, बायर आपका रजिस्टर्ड है। यानी कि मान लीजिए सप्लायर ने को 2 लाख का टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई की और इस गुड्स पे 12% जीएसटी एप्लीकेबल होनी थी, तो सही मायने में क्या होता है, यहाँ 24,000 का टैक्स अमाउंट एप्लीकेबल होगा, तो 2,24,000 का इनवॉइस अमाउंट ये बनेगा। इस तरह से जीएसटी में जो भी व्यापार होता है उसका टैक्स एप्लीकेबल का सिस्टम इस तरह से चलता है, हम लोगों को पता हो गया। बट अगर सप्लायर के पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, यानी सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो अगर ये 24,000 रुपये टैक्स के रूप में ये लेगा तो ये जमा कहाँ करेगा। इसके पास आईडी पासवर्ड नहीं, ये खुद रजिस्टर्ड नहीं, कैसे जमा करेगा टैक्स, इसके पास जमा नहीं कर पाएगा। तो क्या सप्लायर टैक्स कलेक्ट कर सकता है बायर से? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पास सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या 2 लाख के ऊपर जो 12% की जीएसटी एप्लीकेबल होनी थी, 24,000 जो गवर्नमेंट को मिलनी थी, क्या गवर्नमेंट का लॉस है? गवर्नमेंट का लॉस हो सकता है, तो गवर्नमेंट का लॉस हो सकता है। इसलिए यहाँ पास जीएसटी की लॉ में एक और यहाँ कॉन्सेप्ट डाला गया, आरसीएम नाम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये बताया गया है कि अगर बायर अगर रजिस्टर्ड है और सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पर बायर की लाइबिलिटी बनती है कि बायर जो टैक्स सप्लायर को देता था, अब वो टैक्स डायरेक्टली बायर जमा करेगा। यानी कि 24,000 का टैक्स यहाँ पास गायब नहीं होगा। 24,000 बायर क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो 24,000 का टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा और इसको आरसीएम के हेड पे दिखा के देगा। उसमें अभी मैं आपको जब आगे फाइलिंग सिखाऊंगा उसमें ऑप्शन है, ये आप लोग समझिए, ठीक, आरसीएम के हेड पे जमा करेगा। अब यहाँ देखा जाए तो ये जो टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है ये बिल्कुल डायरेक्ट टैक्स की तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स में नहीं होता है पे, तो ये डायरेक्ट टैक्स के तरीके पे हो रहा है। इसलिए ये इसको हम लोगों ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का नाम दिया। जो चार्जेस है वो रिवर्स हो गए, मीन्स चार्जेस आपके जाने थे ऐसे, यानी कि बायर टू सप्लायर, अब ये रिवर्स हो गया, बायर सीधे गवर्नमेंट को जमा कर रहा है, इसलिए इसका नाम ही दिया गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट में यही होगा कि अगर बायर के पास जीएसटी नंबर है और सप्लायर के पास नहीं है, तो बायर सप्लायर को टैक्स अमाउंट के साथ पेमेंट नहीं करेगा, वो क्या करेगा,
टैक्स अमाउंट का पेमेंट वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। वो कैसे होता है आगे हम प्रैक्टिकल जब करेंगे समझेंगे उसमें आगे, पहले कॉन्सेप्ट है। तो पहला कंडीशन ये है आरसीएम लगने का, सबसे पहला कंडीशन आरसीएम लगने का ये, ठीक है। दूसरा कंडीशन आरसीएम अप्लाई होने का क्या है उसको भी बता देता हूं, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। आरसीएम अप्लाई होने का दूसरा कंडीशन ये क्या है कि अगर सप्लायर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और वो किसी को सर्विस की सप्लाई दे रहा है, ठीक है, उस कंडीशन भी आरसीएम अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ कोई पार्टी है, मान लीजिए कि ये शमीम है, अभी ठीक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये जीएसटी पर रजिस्टर्ड है, इसको जो एग्जांपल समझाने के लिए आपको, और इन्होंने 24,000 का टैक्स भी एप्लीकेबल किया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं ये रजिस्टर्ड है, 2,24,000 की सप्लाई हुई, ठीक है, और ये आरसीएम का कॉन्सेप्ट ये नहीं बना, ठीक। तो अब ये कोई बायर है, मान लीजिए विपिन है, ठीक है। अब विपिन ने गुड्स का ऑर्डर दिया, ठीक है, परचेज ऑर्डर इन्होंने दिया, तो शमीम ने इतने रुपए का इनवॉइस अमाउंट बना दिया। अब ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स विपिन के पास कैसे पहुंचेगा, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की मदद लेनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक कंपनी की मदद लेनी पड़ेगी। तो अब ये मान लीजिए ये सैफ एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाते हैं। अब शमीम सैफ के पास गए, शमीम ने सैफ से बोला कि 2,24,000 का जो गुड्स है इसकी सप्लाई देनी है विपिन को। विपिन रहते हैं लखनऊ में, हमारा यहाँ प्रयागराज में। तो अब सैफ ने बोला कि ठीक है, फ्रेट कौन देगा, तो सैफ ने बोला कि फ्रेट जो है विपिन देंगे, जैसे गुड्स आपके पास पहुँचेगा गुड्स भी पहुँचा दीजिएगा, साथ में फ्रेट भी कलेक्ट कर लीजिएगा। अब यानी कि बायर यहाँ विपिन दो चीज़ बाय कर रहे हैं, शमीम से गुड्स बाय कर रहे हैं और सैफ से सर्विसेज बाय कर रहे हैं, ठीक है, दोनों बायर विपिन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, सपोज सैफ ने बोला कि मेरा जो फ्रेट हुआ 50,000 का फ्रेट हुआ। अब जो भी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी होती है, लॉजिस्टिक एक्टिविटी में जीएसटी इसमें आपका 5% होता है, ठीक है। सही मायने में इसका 5% यानी कि कितना हो गया, 2,500 रुपये, ठीक, हाँ 2,500 रुपीज़ ये टैक्स भी लगाएंगे। सही मायने में टैक्स भी लगाना होता है, क्योंकि जीएसटी का रूल है गुड्स या सर्विस की जो सप्लाई दे रहा है वो टैक्स लगा के वो इनवॉइस बनाएगा और टैक्स अमाउंट कलेक्ट करेगा। तो अब सही मायने में ये अमाउंट होना चाहिए 52,000, हाँ आइए 500 रुपीज़ का अमाउंट होना चाहिए। बट अब जीएसटी में, हाँ पीछे एक चेयर लेके पीछे बैठ जाइए, या तो यहीं बैठ जाइए, उधर चेयर लगाइए, हाँ उधर लगाइए चेयर, आराम बैठिए, ठीक है, हाँ फटाफट। अब जीएसटी में एक और रूल बनाया गया आरसीएम का। जीएसटी में बताया गया कि अगर कोई जीटीए है, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विसेज ले रहे हैं और जीटीए वाला चाहे आपका रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, ये रूल है, तो रूल को आपको समझना पड़ेगा। जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, अगर वो कभी सर्विस की सप्लाई देगा, कौन बोलो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसके पास जीएसटी नंबर हो या ना हो, दोनों ही केस में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला ये टैक्स अमाउंट कलेक्ट नहीं कर सकता एज पर रूल। पहला रूल क्या होता है, आरसीएम कब लगेगा, मैंने बोला आरसीएम तब लगेगा अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो और बायर रजिस्टर्ड हो, तब आरसीएम एप्लीकेबल होगा, बायर आरसीएम का पेमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोला आरसीएम लगने का, सप्लायर अगर लॉजिस्टिक कंपनी हो, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उसके पास जीएसटी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, इसमें तो जीएसटी नहीं होगा तब लगेगा। बट अगर ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो सर्विस दे रही है किसी बायर को, और ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जीएसटी हो या ना हो, दोनों ही केस में ट्रांसपोर्ट कंपनियां बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। जबकि ट्रांसपोर्ट की सर्विस 5% जीएसटी टैक्स कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ट्रांसपोर्ट की जो भी सेवा है, सर्विस है, वो 5% जीएसटी के अंदर फॉल करती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 2,500 रुपये का टैक्स क्या चोरी होगा, नहीं, अब ये 2,500 रुपये का टैक्स विपिन को डायरेक्टली गवर्नमेंट पे को जमा करना पड़ेगा आरसीएम के हेड पर। तो ये भी प्रक्रिया आरसीएम के लिए, यानी आरसीएम दो कंडीशन में, पहला कंडीशन क्या बोला कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, बायर रजिस्टर्ड है, उस कंडीशन में बायर को आरसीएम पे करना होता है। दूसरा कंडीशन
सप्लायर एक ठीक है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, और वो चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड, दोनों ही केस में बायर को आरसीएम पे करना पड़ेगा। आरसीएम पे करना पड़ेगा, मैं अगर बोलूँगा ये टर्म्स यूज़ करूँगा आप समझ जाइएगा कि आरसीएम मीन्स क्या होता है। तो आरसीएम का ये हालांकि 3 कंडीशन में अप्लाई होता है आरसीएम। तो पहले 2 कंडीशन लिखिए, मैं बताता हूँ। तो आप लोग नोट के हेडिंग लिखिए आरसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जीएसटी का, और हम लोग अपना बिजनेस करें या कुछ भी करें इसमें ये सब कॉन्सेप्ट आपको आएगा। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, नोट करिए, हाँ लिखिए। तो कंडीशन नंबर 1 लिखिए, आरसीएम ऊपर हेडिंग बना के कंडीशन नंबर 1 लिखिए। जब सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, जब सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो और बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, उस कंडीशन में सप्लायर बायर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। उस कंडीशन में सप्लायर बायर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। बायर को जीएसटी अमाउंट का पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को करना होता है। बायर को जीएसटी अमाउंट का पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को करना होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आरसीएम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आरसीएम का पहला कंडीशन हम लोग ने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में लिखिए, जब सप्लायर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, जब सप्लायर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो और सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या न हो, और सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या न हो, और बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, और बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, इस कंडीशन में सप्लायर ब्रैकेट में लिखिएगा जीटीए बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। बायर को टैक्स अमाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है, और यह प्रक्रिया आरसीएम कहलाती है। ठीक है, ठीक। तो हम लोग ने आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं या हम लोग किसी बिजनेस में तो ऐसा बहुत से केसेस में होता है, क्योंकि हमने अनरजिस्टर्ड पार्टी से कि हमने कुछ गुड्स खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि आरसीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। दूसरा कंडीशन, अगर आपने ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विसेज लिया तो आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विसेज जो लिया हुआ है, क्योंकि कोई भी कंपनी है, बिजनेसेस है, उसका ट्रांसपोर्ट से काम होना ही है, क्योंकि स्टॉक तो ट्रांसपोर्ट से ही आने वाला है।
तो ट्रांसपोर्ट वाला भी क्या करेगा, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा, कंसाइनमेंट नोट, मैंने कल पढ़ाया था, कल पढ़ा था परसों पढ़ाया था, कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा, इसमें कंसाइनर का नाम शो करेगा और कंसाइनर नाम शो करेगा। तो ट्रांसपोर्ट वाला कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम आपको, ठीक है। तो कंसाइनमेंट नोट जब इशू करेगा उसमें सिर्फ फ्रेट का चार्जेस ही अप्लाई करेगा, उसमें टैक्स वो नहीं लगाएगा। फिर क्या बायर को टैक्स पे नहीं करना है, नहीं करना पड़ेगा, वो आरसीएम के हेड पे वो जमा करना पड़ेगा, 5% के अकॉर्डिंग जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया 2 कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन आरसीएम अप्लाई होने की एक और कंडीशंस है, बट वो कंडीशन आजकल फुलफिल नहीं होती है, बट एक कंडीशंस और है, वो लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी लाइन क्लियर नहीं हो रही तो आप लोग दोबारा पूछिएगा, दोबारा समझा दूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ों को जो रटना नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं है, फटाफट समझते हुए चलना है, क्योंकि ये आप छोटी मोटी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, टैक्स कंसल्टिंग की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका एक गलत डिसीजन सप्लायर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत घातक हो सकता है, या आपके बिजनेस के लिए घातक होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा और सारी बातों को भूल कर यहाँ पास बैठिएगा, सब दुनिया भर के सारे टेंशन को। दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर आपका यही होना चाहिए क्लास में, ठीक है। तो अब तीसरा कंडीशन हम बताते हैं आपको। मान लीजिए अब मैंने जो कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला कि सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, ये बोला ना। अब यहाँ पास आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग सोचते हैं। सपोज हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है, हमारा कोई बिजनेस है, तो बिजनेस का एक ऑफिस भी होगा, ऑफिस होगा तो ऑफिस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जैसे चाय मंगा लिया, समोसा मंगा लिया, कुछ खाने पीने के आइटम मंगा लिए, कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया, कुछ भी मंगा लिया। अब आप चाय लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, चाय आपने मंगाया, कॉफ़ी मंगाया। अब चाय वाला तो आपको टैक्स इनवॉइस बना के तो नहीं देगा, वो ठीक है, वो तो कहेगा भैया मैं चाय दूंगा कि तुम्हारा जो टैक्स इनवॉइस बनाऊँ बैठ के। सिंपल सी बात है, आपने अपने ऑफिस में 10 कप कॉफ़ी मंगाया, ठीक है, तो 10 कप कॉफ़ी मान लीजिए कि 500 का आया, ठीक, हाँ एग्जांपल ले रहा हूँ। बट जिसने जहाँ से आपने कॉफ़ी मंगाया, क्या वो जीएसटी में जो रजिस्टर्ड है? कोई चाय वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कॉफ़ी वाला नहीं है। अब देखा जाए तो वहाँ पर आरसीएम का कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो रहा है ना, कि सप्लायर अंदर, वो भी तो सप्लाई दे रहा है, सर्विस की सप्लाई दे रहा है एज पर रूल। तो अब क्या यहाँ पास आरसीएम हमें पे करना पड़ेगा? रूल ही आता है ना, क्योंकि या तो चाय वाला रजिस्टर्ड हो चाय वाला, जीएसटी नंबर लिया हो, तब क्या करो को मैं तुम्हें बिल बना के भेजता हूँ, चाय बाद में पहुँचेगा, पहले मैं टैक्स इनवॉइस भेज देता तुम्हारे नाम पे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हमें आरसीएम पे करना पड़ेगा? यहाँ पास 18% लगेगा, क्योंकि कोई भी सर्विसेज होती है उस पर आपका 18% का आरसीएम अप्लाई होता है जीएसटी। क्या हमें आरसीएम पे करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पास एक रूल बनाया गया है। अभी जो कंडीशन नंबर 1 मैंने क्या बताया था, वहाँ बताया था कि जब आप सप्लायर से कोई गुड्स परचेज करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस है, हम 3 तरह की चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है। वी परचेज 3 टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। क्या क्या परचेज करते हैं? या तो हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं, स्टॉक पर, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपकी कोई कार की शोरूम के डीलर हैं, आप डीलर ओनर हैं, तो आपने जो कार मंगाया कंपनी से वो आपका स्टॉक कहलाएगा। लेकिन आपने लैपटॉप खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वो स्टॉक नहीं है। यानी कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ की बिजनेस कर रहे हैं, वो जब खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। और हाँ, सेकेंड थिंग हम लोग क्या खरीदते हैं? एसेट खरीदते हैं। किसी भी बिजनेस में या तो हम स्टॉक खरीदेंगे या एसेट खरीदेंगे। सपोज आपका एक लैपटॉप का शोरूम है, आप लैपटॉप सेल करते हैं, आपके लैपटॉप की एक शोरूम है, तो आप लैपटॉप कंप्यूटर जो खरीद रहे हैं वो आपका स्टॉक है। बट आपने फर्नीचर खरीदा, एसी लगाया, जो भी चीज़ें, ठीक, सीसीटीवी कैमरा लगाया, हर चीज़ लगाया, वो क्या है? वो आपका एसेट है। वो भी खरीद रहे हैं, बट हम एसेट खरीद रहे हैं। और तीसरी चीज़ें हम क्या खरीदते हैं? कंज्यूमेबल गुड्स खरीदते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब
जैसे मैंने बोला स्टॉक खरीदेंगे या आप एसेट खरीदेंगे या कंज्यूमेबल गुड्स। अब मैंने मार्कर खरीदा, तो मार्कर ना तो स्टॉक है ना तो ठीक एसेट, एसेट भी तो नहीं है मार्कर, एसेट ठीक है। ये क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स है, ठीक है। मैंने प्रिंटिंग के पेपर्स खरीदे, ठीक, स्टेशनरी के आइटम खरीदे, ठीक है। मैंने ऑफिस में थोड़ा सा वायरिंग का काम करवाया, मैंने 5-6 हज़ार का, तो 5-6 हज़ार का जो वायरिंग का काम करवाया, तार लगाया, जो भी लगाया, वो एक्चुअली में ना तो आपका स्टॉक है, आपका तार बेचने का काम नहीं है, वो तो स्टॉक नहीं है, वो आपका क्या है, एसेट भी नहीं है, और वो आपका कंज्यूमेबल गुड्स कहलाएगा। तो हम 3 तरीके की चीजें खरीदते हैं। तो आरसीएम का जो पहला कंडीशन मैंने बताया था कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, बायर रजिस्टर्ड है, वो स्टॉक परचेज करने के केस पे काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बिजनेस है, सपोज स्टेशनरी आइटम का बिजनेस है, स्टेशनरी की आपकी एक शॉप है, ठीक है। तो अगर आपने ना स्टेशनरी के आइटम किसी से, ऐसे लोगों से खरीदा बेचने के लिए जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, बट वो जो आप परचेज कर रहे स्टॉक परचेज, उस कंडीशन में आप अगर 100 रुपीज़ की भी चीज़ें खरीदेंगे तो आरसीएम आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक परचेज कर रहे हैं। तो आरसीएम का जो कंडीशन नंबर 1 है वो स्टॉक के केस में काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। बट अब हम चाय समोसा मंगा रहे हैं, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक लस्सी मंगा रहे हैं, तो वो आपका कंज्यूमेबल गुड्स आ गया, वो सब कंज्यूम कर रहे हैं, वो स्टॉक नहीं है आपका, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आरसीएम का तीसरा रूल अप्लाई होता है। हालांकि वो रूल बदल भी सकता है, चेंज भी हो सकता है। उसमें कहा गया कि अगर आप कंज्यूमेबल गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक, एक्सपेंसेस की आइटम्स खरीद रहे हैं, तो आपको आरसीएम पे करने की लिमिट होती है 5000 रुपीज़। यानी कि अगर आपने एक दिन में 5000 रुपीज़ से ज़्यादा का ऐसे चीज़ें खरीदा, तब तो आपको आरसीएम पे करना है, वरना आपको आरसीएम नहीं पे करना है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, पहली बात, कोई भी देखिए छोटे मोटे अगर बिजनेसेस हैं, उनका डेली का 5000 का एक्सपेंसेस नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कुछ भी खरीदेंगे, ठीक है, कुछ भी अगर ब्रेकफास्ट की चीज़ें मंगाते हैं, लंच की चीज़ें मंगाते हैं, फिर भी 5000 तक नहीं जाता। तो 5000 तक जाएगा तब आपको 18% पे करना है। अब नहीं गया तो नहीं पे करना है, पहली बात। इसलिए ये तीसरा रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। और जहाँ पास 5000 से ज़्यादा का एक्सपेंसेस है, इसका मतलब वो बहुत लार्ज कंपनी है। मान ली कि ठीक है, कोई कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब कॉर्पोरेट ऑफिस में कम से कम 5000 लोग वर्क करते हैं। अब 5000 लोग कॉफ़ी मंगा रहे हैं, चाय मंगा रहे हैं। अब 5000 लोग कॉफ़ी चाय मंगाएंगे तो मान के चलिए कि 40-50 का डेली का एक्सपेंसेस होगा। तो अब वहाँ पास क्या होता है, वहाँ पास अनरजिस्टर्ड पार्टी से वो परचेज ही नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी को टेंडर दे देते हैं, बोलते हैं हमारे ऑफिस में कैंटीन खोल लो, ठीक है, एक आप कैफेटेरिया ठीक बना दो हमारे ऑफिस में, ऐसा होता है। तो अब वो जो कैंटीन खोलेगा, तो कंपनी, आप देखेंगे किसी भी कंपनी में जब आप वर्क करेंगे तो कंपनी के अंदर एक कैंटीन होता है, कैफेटेरिया होता है, और वो रजिस्टर्ड होता है, और वो थर्ड पार्टी होती है। बट उन्हीं लोगों को कैंटीन खोलने का जो लोग अप्रूवल देते, कहते जीएसटी नंबर होना चाहिए। और ठीक, जितने रुपीज़ के भी आपने कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट या टी जो भी दिया, उसका आप टैक्स इनवॉइस प्रॉपर बना के कंपनी को देंगे। फिर वो टैक्स इनवॉइस देंगे, मतलब टैक्स लगा रहेगा, तो आरसीएम का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, ठीक है। इसीलिए आरसीएम का जो तीसरा रूल है ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। आरसीएम का तीसरा रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी ठीक कंज्यूमेबल गुड्स खरीद रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीद रहे हैं तो उसकी डेली लिमिट है 5000। मतलब 5000 से ज़्यादा का एक्सपेंसेस अगर आप करते हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीदते, देन आपको आरसीएम पे करना, वरना नहीं पे करना, ठीक है, ठीक। हालांकि तीसरा रूल लिख लीजिए, लिखवा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। ये आप लोगों को बिजनेस ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, और कुछ है नहीं अलग से। हाँ, लिखिए। हाँ, तो कंडीशन नंबर 3 में एक सब हेडिंग बनाइएगा, आरसीएम बेस्ड ऑन डेली एक्सपेंस लिमिट। एक सब हेडिंग बनाइए, आरसीएम बेस्ड ऑन डेली एक्सपेंस लिमिट। हाँ, इसके बारे में लिखिए आप। लिखिए, जब हम किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से
कंज्यूमेबल गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, फूड, कुछ भी, ठीक है। और बायर जीएसटी में लिखिए इसके आगे, और बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो, और बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो बायर को आरसीएम तभी पे करना होगा जब एक्सपेंसेस की अमाउंट 5000 या उससे ज़्यादा हो। बायर को आरसीएम तभी पे करना होगा जब एक्सपेंसेस की अमाउंट एक दिन में 5000 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। एक दिन में 5000 या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, आइए समझते हैं और अच्छे से इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताया आरसीएम अप्लाई होने की। पहला कंडीशन सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, बायर रजिस्टर्ड है और वो स्टॉक मंगा रहा है, तब तो आपको आरसीएम पे करना है बायर को, ठीक। दूसरा कंडीशन बताया सप्लायर हमारा ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, आपने कुछ ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ली, तब तो आपको आरसीएम पे करना है। तीसरा कंडीशन बताया कि अगर हम कुछ कंज्यूमेबल गुड्स परचेज कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पार्टी से, तब आपको आरसीएम हर बार पे नहीं करना। आरसीएम तब पे करना होगा जब एक दिन में 5000 से ज़्यादा हो जाती है। और मैंने ये भी बताया कि ये तीसरा रूल अप्लाई नहीं होता है। क्यों? सपोज आपने एक दिन में 10,000 एक्सपेंसेस कर तो दिया, ठीक है। अब 10,000 अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आपने छोटी सी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी या ऑफिस में कुछ भी कर दिया, ठीक है, इसका मतलब आपको 1800 रुपये की जीएसटी पे करनी पड़ेगी 18% के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप उस 10,000 को एक दिन में एक्सपेंसेस नहीं शो करेंगे। इस 10,000 को आप 3 दिन में दिखा देंगे। एक दिन दिखा देंगे 4,000 एक्सपेंस हुआ, एक दिन दिखाएंगे 4,000 हुआ, अगले दिन दिखाएंगे 2,000 एक्सपेंस हुआ। तो हुआ तो एक्सपेंस एक दिन में, बट आप उसे क्या करेंगे 3 दिन में डिवाइड कर देंगे। अकाउंटिंग ही तो करनी है। जब कभी भी जब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले या आईटी डिपार्टमेंट वाले आते हैं तो आपका क्या चेक करते हैं, जहाँ पास आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे, जिस सॉफ्टवेयर पे, जिस कंप्यूटर पे जहाँ लिख रहे हैं उसी की जांच करते हैं। अगर आपने कहीं मेंशन किया है एक दिन में 10,000 की एक्सपेंसेस या कुछ मेंशन कर दिया, उन्होंने डे बुक चेक किया, निकल के आ गया यार आपने तो 20,000 खर्च किए एक दिन में एक्सपेंसेस, इसका आरसीएम आपने जमा नहीं किया, ठीक है। हालांकि उसके लिए साल भर तक की लिमिट होती है, ठीक है। तो जब ऑडिट होता है, जब ऑडिट नहीं, जब क्या स्क्रूटनी होती है, इनकम टैक्स वाले स्क्रूटनी करते हैं, जीएसटी वाले स्क्रूटनी करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करते हैं कि आपने क्या एक्सपेंसेस क्या क्या एज पर रूल आपने टैक्स पे किया कि नहीं किया, ठीक है। हाँ, तो ये हम समझ गए। अच्छा, तो आरसीएम का 3, और ये मैंने बोला इसीलिए ये तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जहाँ फॉलो होता है वो तो अनरजिस्टर्ड पार्टी से मतलब परचेज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, क्या कैंटीन खुलवा देगा, कहेगा भैया कैंटीन खोलो और आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, आप मुझे जीएसटी का बिल बना के देना, कंपनी आपको पे कर देगी, ठीक। मंथली सेटल करेगी या वीकली सेटलमेंट करेगी आपका इनवॉइस का। तो अब ये आरसीएम तो समझ गए। अब इसमें एक चीज और आती है एफसीएम। इसको हमने नाम दिया है फॉरवर्ड, हमने नहीं दिया, मतलब इसका नाम ही है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसको थोड़ा समझेंगे आप। ठीक, आइए इसको समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको जो आरसीएम का सेकंड कंडीशन बताया था, मैंने बोला था कि अगर कोई जीटीए है, ठीक है, और ये चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड, दोनों ही कंडीशन में अगर जीटीए किसी रजिस्टर्ड बायर को सप्लाई दे रहा है, ठीक, सर्विस की सप्लाई दे रहा है, तो जीटीए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेगा। यही मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक कंडीशन
हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई जीटीए है, जीएसटी नंबर उसके पास है, ठीक, और बायर के पास भी जीएसटी नंबर है, और जीटीए ने बोला कि हमारा फ्रेट चार्जेस 50,000 हुआ, जो कि जीएसटी 5% एप्लीकेबल होता है, बट जीटीए वाला जीएसटी यहाँ नहीं लगाएगा, नहीं लगा सकता एज पर रूल। और ये जो 5% इसका जो बनेगा, यानी कि 2500 रुपीज़ का पेमेंट करने की लाइबिलिटी होगी रजिस्टर्ड बायर को, और ये डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल में जाके आरसीएम के हेड पे जाके 2500 जमा कर देगा, और वो डिक्लेयर करेगा कि मैं 2500 गवर्नमेंट को दे, मतलब आपको दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने 50,000 का फ्रेट की सर्विसेज मैंने ली, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि क्या हो कि अगर रजिस्टर्ड बायर अपना रजिस्टर्ड ना हो तो तब क्या होगा, ठीक है। बायर जब रजिस्टर्ड नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये तो जीएसटी जमा ही नहीं कर सकता। और जीटीए रजिस्टर्ड है लेकिन सरकार ने इसके हाथ बांधे हुए, तुम नहीं ले सकते। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। क्या गवर्नमेंट अपना लॉस कभी चाहेगी? कोई भी गवर्नमेंट अपना लॉस नहीं करना चाहेगी। तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल ला दिया, एफसीएम बोल दिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लीजिए अब आप देखिए, रूल्स तब आते हैं जब कोई लूप होल होता है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी रूल्स एप्लीकेबल किए गए। अगर हम उस रूल को सिर्फ रटें, अगर जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप जीएसटी के लॉ में ये रूल रटेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, एक आपको प्रॉब्लम में ले जाने के बाद तब समझा रहा हूँ। अभी तो अगर यहाँ बायर यहाँ रजिस्टर्ड होता तब तो बायर को 5% जो भी बन रहा है आरसीएम डायरेक्ट पे कर देता। अब यहाँ पास बायर तो रजिस्टर्ड नहीं है। अब क्या होगा? अगर जीटीए रजिस्टर्ड है बट बायर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ आरसीएम का रूल तो फॉलो ही नहीं होगा। आरसीएम का रूल में क्या होता है? बायर को आरसीएम पे करना पड़ता है। बायर तभी पे कर पाएगा जब बायर खुद रजिस्टर्ड हो। अब यहाँ क्या गवर्नमेंट का 2500 का नुकसान होगा? नहीं। गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि अगर आप कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड है और बायर अनरजिस्टर्ड है, उस कंडीशन में जीटीए अब टैक्स लगाएगा। अब जो कंसाइनमेंट नोट बनाएगा उस पर भी जीटीए वाला जीएसटी लगाएगा। बट एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज 5% के अंतर्गत आती है। बट अगर ये एफसीएम वाला केस हुआ, ठीक है, उस कंडीशन में अब ये 5% नहीं लगेगी, अब ये 12% लगाएगी। 12% का मतलब अब ये जो टैक्स अप्लाई करेगी कि 6,000, तो 6,000 रुपीज का टैक्स लगाएगी। और अब ये जो कंसाइनमेंट नोट इशू करेगी उसमें 56,000 का कंसाइनमेंट नोट बनाएगी और बायर को 56,000 पे करना पड़ेगा। मतलब 50,000 पे करना हुआ इसको, क्या फ्रेट का चार्जेस और 6,000 का टैक्स, 12% लगेगा। अगर बायर यहाँ रजिस्टर्ड होता तो सप्लायर यानी कि जीटीए टैक्स नहीं लगाता और बायर इसको 50,000 ही पे करता और वो 5% के अकॉर्डिंग वो आरसीएम पे करता। तो आपको ये याद रखना है, आरसीएम के केस में ट्रांसपोर्ट सर्विस 5% जीएसटी में आती है और एफसीएम के केस में ट्रांसपोर्ट सर्विस 12% जीएसटी में आती है। जब आप लोगों को टेस्ट में लूंगा ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आरसीएम कब लगता है ये आप जान लिए। एफसीएम कब लगेगा? जब जीटीए रजिस्टर्ड है और बायर अनरजिस्टर्ड है, उस कंडीशन में जीटीए अब टैक्स लगाएगा। टैक्स लगाएगा, कितना लगाएगा? 12% लगाएगा, ठीक। आरसीएम में ट्रांसपोर्ट सर्विस 5% जीएसटी में आ रही है और एफसीएम में ट्रांसपोर्ट सर्विस 12% में आ रही है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, नोट करिए। अब देखिए एफसीएम के बारे में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ये जो आप पढ़ रहे हैं सब चीज़ें बिजनेसेस में होती हैं। सारी चीज़ें, किसी भी आप बिजनेस में जाएंगे ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगी, आपको रिलेट करना पड़ेगा सारी, इसमें आपको पता होनी चाहिए सब रूल्स रेगुलेशंस। इसलिए मैं आपको ना थ्योरी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। हाँ, नोट करिए, लिखिए, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ब्रैकेट में जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और बायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, और बायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, उस कंडीशन में जीटीए
ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 12% की जीएसटी एप्लीकेबल करेगा। उस कंडीशन में जीटीए ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 12% की जीएसटी एप्लीकेबल करेगा। इसी प्रक्रिया को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस का नाम ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। ठीक, तो हम लोग ने आरसीएम और एफसीएम का कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जो कि जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। यानी कि ये अब एक हमारे पास एक स्टूडेंट आते हैं ऋषभ केसरवानी, उनका नोटिस आया था 2022 में 15 लाख रुपए का। इसे आरसीएम पेमेंट न करने की वजह से नोटिस आया था। हुआ क्या था कि ट्रांसपोर्ट वाले ने तो इनको जो कंसाइनमेंट नोट दे दिए, स्टॉक मंगाते थे, लगातार स्टॉक मंगा रहे थे। अब ट्रांसपोर्ट वाले ने तो जीएसटी लगाए नहीं है, उन्होंने क्या कि ट्रांसपोर्टरों को जो अमाउंट लगा वो पे कर दिया। उनको पता ही नहीं था कि आरसीएम भी पे करनी होती है, उनको नहीं पता था चीज़ें। उनके पास 2022 में 15 लाख की नोटिस आई थी, जबकि अगर ये आरसीएम पे करते तो शायद 2-3 लाख की आरसीएम थी, बट उन्हें 15 लाख रुपए की नोटिस पूरी भरनी पड़ी, पेमेंट करनी पड़ गई। क्यों? उनको पता नहीं था कौन से, उन्होंने जो अकाउंटेंट रखा था उसको भी नहीं पता था। तो ऐसे ही मैंने ऐसे लिखा हुआ था बोर्ड पे एक दिन, तो वो जब इंक्वायरी के लिए आए थे, तो वो खुद एक बिजनेस ओनर है, तो जब उन्होंने बोर्ड पे देखा, कह रहे थे कि सर इसी की वजह से मेरा नोटिस आया था आरसीएम की। मैंने कहा हाँ वही पढ़ाता हूँ मैं पढ़ा। हाँ B2B में होगा, B2B में होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग, ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, उसको रोज पढ़िएगा, घर जाके एक आधे घंटे बैठ कर रिविजन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब 10 मिनट कुछ और चीज़ें पढ़ा देते हैं आप लोगों को, अलग चीज़ें पढ़ा देते हैं, हालांकि रिलेटेड ही है। तो जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को कि हम 3 प्रकार की चीज़ें परचेज करते हैं अपने बिजनेसेस में। क्या क्या? या तो स्टॉक परचेज करेंगे, या तो हम एसेट परचेज करेंगे, या तो हम कंज्यूमेबल गुड्स परचेज करेंगे। तो तीनों को ही अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है टैक्सेशन में और अकाउंटिंग में, बिजनेसेस में। स्टॉक का मतलब अब मुझे उसको बेचना है, कुछ उसमें मार्जिन ऐड करके बेचना है। ठीक है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, स्टॉक उसके लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा। वो रॉ मटेरियल को बेचेगी नहीं, पहले वो रॉ मटेरियल लाएगी, खरीदेगी, देन उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड तैयार करे, देन उसको सेल करेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए स्टॉक रॉ मटेरियल है, और ट्रेडिंग कंपनी के लिए स्टॉक क्या है? जो भी वो तो सीधे परचेज करेगी, उसको कुछ मार्जिन ऐड करेगी, वो आगे बेचेगी। अब ट्रेडिंग कंपनी में कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे कार के शोरूम, बाइक के शोरूम, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी है, जो भी चीज़ हमारे पास आता है एक्चुअली में उसका एक सप्लाई चेन एक सिस्टम होता है। जैसे कोई भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनती है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बन के सीधे नहीं आती है। अब मैन्युफैक्चरिंग वाला इसको सेल करता है C&F को, C&F फिर सेल करेगा सुपर स्टॉकिस्ट को, ठीक, सुपर स्टॉकिस्ट सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर सेल करेगा होलसेलर को, ठीक है, होलसेलर सेल करेगा रिटेलर को, फिर रिटेलर सेल करेगा हम लोगों को। तो इतने सप्लाई चेन मैनेजमेंट होते हैं, मतलब, और ये सभी बिजनेसेस ट्रेडिंग कंपनी के अंतर्गत आते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी है ये हमारा, ट्रेडिंग का मतलब खरीद रहे बेच रहे हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। अब मान लीजिए, अब ये सभी लोग एक दूसरे से जीएसटी कलेक्ट करते चलते हैं। अभी मैं आपको ना बड़ी मज़ेदार चीज़ें बताने जा रहा हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जीएसटी कलेक्ट करता है C&F से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी C&F को बेचता है स्टॉक, और जैसे यूपी में 2-4 C&F होंगे, फिर ऐसे करके होता है, ठीक है। अब C&F ने टैक्स पेमेंट किया, क्योंकि C&F बायर था और ये सप्लायर था। फिर C&F क्या करेगा? फिर इनको सेल करेगा, इनसे टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर अपने ITC क्लेम कर लेगा। यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सब लोग ITC क्लेम कर लेंगे, बट ये बेचारा ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। पैसा देने वाला यही है,
इसीलिए अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, जीएसटी के रेट में कुछ कम किया था गवर्नमेंट ने, बोला था कि 18 को हम 12 कर रहे हैं, 12% को 5 कर दे रहे हैं। अल्टीमेटली जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। बिजनेसमैन तो सिर्फ क्या कर रहा है, वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट कर। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने C&F को सेल किया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बोला कि भैया 100 रुपये और प्लस 18% GST, 118 रुपये दो। इन्होंने 118 रुपये दे दिया। अब ये 18 रुपये इनके लिए कहलाएगा आउटपुट GST, मैंने इनके C&F के लिए कहलाएगा इनपुट GST। अब मान लीजिए C&F ने ये 100 रुपये के गुड्स को 200 में सेल किया, हालांकि 200 में नहीं करेंगे, ये 5-10% मार्जिन लेके चलते, एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब 100 के गुड्स को C&F ने 200 में सेल किया, किसको, इनको, एसएस को, और 200 का 18% 36 रुपये, क्या हुआ, 236 रुपये कलेक्ट किया। अब यहाँ पर 36 रुपये जीएसटी के नाम पे सुपर स्टॉकिस्ट से लिया। इन्होंने पे तो किया था 18 रुपये पे किया, और इन्होंने इनको 36 रुपये पे किया, ठीक है। इन्होंने पहले तो अपने जेब से दिया 18 रुपये, पहले तो अपने जेब से दिया 18 रुपये, बट इन्होंने जैसे सेल किया उन्होंने 18 का 36 ले लिया। अब क्या किया, ठीक है, 36 में से 18 रुपये माइनस करके 18 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया। देखा है, अपने जेब से इन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया। क्यों, क्योंकि 36 रुपये ले लिया था, ठीक, 18 पहले इन्होंने दे दिया ऊपर मैन्युफैक्चरिंग को। अब 18 तो अपने जेब से दिया है, बट इन्होंने जैसे ही आगे गुड्स को सुपर स्टॉकिस्ट को सेल किया तो 36 रुपये ले लिया, और 36 में से 18 अपना वाला माइनस करके जेब में रख लिया, बाकी का 18 गवर्नमेंट दे दिया। मतलब नेट इन्होंने 0 टैक्स पे किया अपने जेब से। इसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट ने 36 रुपये पे किया। अब ये जब इनको सेल करेगा तो वो वाली आउटपुट वो जीएसटी ले लेगा, और ठीक है, हाँ, इन्होंने जो 36 रुपये पे किया ये अपनी माइनस कर लेगा। सब लोग अपनी आईटीसी क्लेम करते जाएंगे, ये भी अपनी आईटीसी क्लेम करेंगे, ये भी अपनी आईटीसी क्लेम का मतलब जो 18 रुपये इन्होंने पे किया था इनको ये क्लेम कर लिए, बाकी का पैसा सरकार को दे दिए। मतलब 36 रुपये मैंने ले लिया और मैंने 36 रुपये में से अपना